तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का लेके आया हूँ। उसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जैविक क्रियाएं। जैव प्रक्रम मतलब जैविक क्रियाएं भी आप बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए, पहले हम इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। इस चैप्टर को जानने से पहले आप ये बताइए कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। हम सभी को पता है, जिसमें श्वसन होता है, जनन होता है, वृद्धि होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, उसे सजीव कहते हैं। और जिनमें ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। ये बात क्लियर है? इतना सबको पता है, ठीक है। लेकिन क्या आप अति सूक्ष्म स्केल, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए जंतु है या जानवर है, चल रहा है, आप उसे कह देंगे कि वो सजीव है, लेकिन वो सोया है तो आप कैसे पता करते हैं? उसके श्वसन से पता करते हैं। तो मिला जुला के ये श्वसन हो गया, पाचन हो गया, गति हो गया। लेकिन पेड़ पौधों को आप कैसे कहेंगे कि वो जीवित हैं? भाई, आप पेड़ पौधों को ना वृद्धि करते हुए देखते हैं, ना पाचन करते हुए देखते हैं, ना श्वसन करते हुए देखते हैं। देखते नहीं है लेकिन होता है, देखते नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो जो होता है ना पेड़ पौधों में, वो अति सूक्ष्म स्केल पर होता है। और एक बात और, जैसे अणुओं की गतियां जो होती हैं, ये भी क्या होती है, अति सूक्ष्म स्केल पर गति करती है। मतलब इतनी सूक्ष्म स्केल पर गति करती है कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। वो गतियां कौन सी हैं? अणुओं की गतियां, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे विषाणु, वायरस। इसको क्या बोलते हैं? विषाणु को वायरस बोलते हैं। अब विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित न करते। अतः विषाणु सजीव है या निर्जीव, यह विवाद का कारण बना हुआ है। मतलब आप विषाणु को न सजीव कह सकते हैं, न निर्जीव कह सकते। जब तक वह किसी कोशिका को संक्रमित न कर दे तब तक वो मरी होती हैं। मतलब वो बाहर प्रकृति में जैसे हैं वो मरी हुई हैं। जैसे ही वह कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं, जैसे ही वो किसी जंतु के कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं, वो क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। क्या होती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। तो वो सक्रिय हो गई। अब भाई, सक्रिय हुई तभी सक्रिय हुई जब वो जीवित थी, तभी तो और उसके पहले वो सक्रिय नहीं थी। तो इसका मतलब कि वो किसी कोशिकाओं के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जा रही है। किसी कोशिकाओं के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जा रही है, और उसके पहले वो मृत रहती हैं। तो यानी विषाणु, वायरस को आप जीवित कह रहे हैं या मृत कह सकते हैं, सजीव कहें या निर्जीव कहें, कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये अभी विवाद का कारण बना हुआ है। ये अभी फिक्स नहीं हुआ है कि आप इसको सजीव में रखेंगे या निर्जीव रखेंगे, क्योंकि इसके पहले कोशिकाओं को टच करने से, कोशिकाओं के संपर्क में आने से पहले वो मृत रहती हैं, लेकिन कोशिकाओं के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाती हैं? जीवित हो जाती हैं। जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, ये क्या था? वो बाहर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर जाता था, हमारे शरीर जो है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनी है, हमारी शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसे वो हमारे शरीर के अंदर गया, वो वैसे ही हमारे फेफड़े को संक्रमित करता था, ठीक है। तो क्या होता था? वो मतलब अंदर जाने के बाद संक्रमित करता था, ठीक है। कोशिकाओं के मिलने से करता था। वो अंदर गया, कोशिकाएं उसे मिली, उसको वो संक्रमित किया, तब जाके वो जीवित हो गया, अपना मतलब इधर उधर जो है कब्जा करने लगा। तो मिला जुला के जब विषाणु कोई भी कोशिका के संपर्क में जाता है तभी वो जीवित होता है, अन्यथा वो मृत अवस्था में होता है। यानी जीवाणु को आप सजीव कहेंगे या वो कहेंगे निर्जीव, ये अभी फिक्स नहीं है, ये अभी विवाद का कारण बना हुआ है। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और देखिए, जैसे कि प्रकृति में कुछ आपदाएं होती हैं, जैसे कभी इतनी गर्मी, जैसे जो गर्मी हम लोग भारत में हैं, गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, बारिश भी होती है, सब कुछ होती है। हमारा जो शरीर है वो सभी हालातों में ढलता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है सिर्फ ठंडी पड़ती है, कहीं कहीं ऐसा होता है सिर्फ गर्मी पड़ती है। तो जैसे वहाँ के लोग जो ठंडी में रह चुके हैं,
उनका जो शरीर का वो है वो ठंडी में ही ठंडी को सहने का वो बन चुका है, इसलिए वो अटेंडिवली उनको गर्मी हो जाए, गर्मी में आना पड़े, ठीक है, गर्म वातावरण में, तो क्या होगा, उनकी कोशिकाओं में टूट फूट होगा। तो जो कोशिकाओं का टूट फूट होता है उससे उसकी मरम्मत के लिए, ठीक है, हम वो क्या कहते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जैव प्रक्रम आवश्यक है। देखो वे सभी क्रियाएं जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सभी क्रियाएं जो सुरक्षा प्रदान, जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं टूटती हैं फूटती हैं, उन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करता है उसे ही कहते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। वे सभी क्रियाएं जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। अब सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जैसे कोशिका हो या हम हो, हमें कुछ काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है या नहीं है, तभी तो होगी, है। हमें बोलने में ऊर्जा की आवश्यकता है, जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं पढ़ा सकते, तब तक हम कहीं नहीं आ जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम हो चाहे आप हो। आप बैठ के देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो आपको भी इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता है। वैसे जो हमारे अंदर की शरीर की कोशिकाएं होती हैं, हमारे अंदर हो या जीवों जंतुओं की हो या पेड़ पौधों के शरीर के अंदर की कोशिकाएं हो, वो क्या करती हैं, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे वो हमें सुरक्षा जो प्रदान कर रही हैं, उन्हें क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखिए, प्रकृति के सभी जीवधारियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। प्रकृति के सभी जीवधारी, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हम हो, चाहे बंदर हो, कुछ भी हो, कोई भी जीवधारी हो प्रकृति का, तो उसे क्या होती है, उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे कि देखो, पहला पोषण, पहला ये हो गया पोषण, ये होगा सबके अंदर, बिना पोषण के, बिना भोजन किए उनको ऊर्जा नहीं मिलेगा। दूसरा श्वसन, श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जीवधारी और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ठीक इसका उल्टा होता है पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और वृद्धि होता है, चाहे हम हो चाहे पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या होता है, वृद्धि होता है। आज हम इतने छोटे से हैं, कल इतने बड़े, कल इतने बड़े, इतने बड़े, बड़े, ठीक है, ये हमारे अंदर की वृद्धि है। आज हमारा हाथ, बच्चों का हाथ कितना छोटा है, बच्चे कितने छोटे होते हैं, लेकिन धीरे 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 बढ़ते हैं। पेड़ पौधे जब बीज में से निकलता है, कोई भी जीवधारी हो, बच्चा हो या पेड़ पौधा, किसी भी मान लीजिए नीम का ही पेड़ है, अगर आप उसके बीज को कहीं डालते हैं, वहां से निकलता है तो छोटा सा पेड़ होता है, फिर ऐसे बढ़ता बढ़ता बड़ा 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 होता बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, वृद्धि होता है। और गति, अब ये जो गति है ना, ये जो गति होती है ना, ये ट्रांसपोरेशन सिर्फ जीवों में होती है, जीवधारियों में होती है, पेड़ पौधों में नहीं होती है। पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, सब एक जगह ऐसे ही खड़े होते हैं, ठीक है। वो कभी हिल डुल नहीं सकते। हम अपने भोजन के लिए यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, हम श्वसन के लिए यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, हम गति कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं कर सकते, ठीक है। और आता है उत्सर्जन, उत्सर्जन जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन का पाचन होता है, उसमें से प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, वो जो हमें आवश्यक है वो हमें मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद जो अपशिष्ट होता है वो बाहर निकलता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना यही होता है उत्सर्जन। और जनन, ये आता है जनन। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ट्रांसपोरेशन, इमिशन, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन, ये होता है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन होता है, ठीक है। अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, इसीलिए जनन होता है। तो अब हम पहला टॉपिक पोषण पढ़ेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं पोषण पे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होगी या कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी जो इसमें से न समझ में आई होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।